हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आउटस्टैंडिंग क्लासेस। आज हम बात करेंगे हमारे ड्यू एसओएल के बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट से। आप लोगों के सेकंड सेमेस्टर के अंदर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कंपनी लॉ। उसके बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत डिटेल में मैं आपसे कंपनी लॉ के सिलेबस के ऊपर बात करूंगा, कंपनी लॉ के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के ऊपर बात करूंगा, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है उसके बारे में बात करूंगा, और आखिर हमें कंपनी लॉ के अंदर एग्जैक्टली पढ़ना क्या है, उन सब चीजों को हम अच्छे से समझेंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के एंड में आपको कंपनी लॉ के बारे में बहुत कुछ पता चल जाएगा। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर अभी भी किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और बेल आइकन प्रेस कर दो, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसको जाके ज्वाइन कर लेना। तो चलिए ये दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। तो आज हम डिस्कशन करेंगे कंपनी लॉ के बारे में। जैसा कि आपको इस सब्जेक्ट के नाम से ही समझ में आ रहा है, कंपनी लॉ मतलब यहाँ पर लॉ पढ़ना है किससे रिलेटेड, कंपनी से रिलेटेड। ऐसा लॉ हमें पढ़ना है जो कंपनी के ऊपर लगता है। तो कंपनी के ऊपर आखिर कौन सा लॉ लगता है, तो वो लगता है हमारा कंपनीज एक्ट 2013। यहाँ पर हम पढ़ेंगे अपना कंपनीज एक्ट 2013। इस सब्जेक्ट को एसओएल ने टोटल 5 यूनिट्स में डिवाइड करा हुआ है और हर यूनिट के अंदर फर्दर चैप्टर्स में भी डिवाइड करा हुआ है। तो हम एक एक करके सभी यूनिट्स को देखते हुए जाएंगे और उनके अंदर के चैप्टर्स को देखते हुए जाएंगे कि आखिर हमें हर चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं बात करूं चैप्टर नंबर 1 की। तो चैप्टर नंबर 1 है हमारा इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर हमें 4 चीजें पढ़नी है। सबसे पहला है हमारा डेफिनेशन ऑफ कंपनी। कंपनीज एक्ट में कंपनी की डेफिनेशन क्या दे रखी है, तो वो हमें कंपनीज एक्ट के सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 20 के अंदर बताया हुआ है। उसके बाद हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी, आखिर कंपनी के क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फिर है हमारा अगला टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी। तो कंपनीज एक्ट में हमें एक प्रिंसिपल दिया गया सेपरेट लीगल एंटिटी का, जिसमें हमें बोला गया कि कंपनी अलग होती है और कंपनी के मेंबर्स अलग होते हैं। तो जब पढ़ेंगे तो वहां पर डिटेल में इसके ऊपर बात करेंगे। नेक्स्ट है हमारा लिफ्टिंग और पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। ये पॉइंट ऊपर वाले थर्ड पॉइंट से रिलेटेड है। थर्ड पॉइंट के अंदर हमें बोला गया कि कंपनी अलग होती है और कंपनी के मेंबर्स अलग होते हैं। लेकिन फोर्थ पॉइंट कहता है कि कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पर हम कंपनी और कंपनी के मेंबर्स को सेम मान के चलेंगे। तो टोटल हम इस चैप्टर के अंदर 4 टॉपिक्स को देखेंगे। अब बात करें सेकंड चैप्टर की, तो सेकंड चैप्टर होगा हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी लॉ। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को चलाना या किसी भी चीज को कंट्रोल करना। आपने हर जगह देखा होगा, हर ऑर्गेनाइजेशन में, इवन आपने अपने स्कूल में भी देखा होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन का स्टाफ अलग होता है जो स्कूल को एडमिनिस्ट्रेट करता है। उसी तरीके से कंपनी लॉ के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंपनी लॉ को एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए 3 इंडिपेंडेंट बॉडी बना रखी हैं जो कंपनी लॉ को मैनेज करती हैं। और कंपनी लॉ से रिलेटेड कोई कंफ्लिक्ट हो जाता है, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है कंपनीज के बीच में या पार्टीज के बीच में, तो उसको रिजॉल्व करने का काम करती हैं ये 3 हमारी इंडिपेंडेंट बॉडीज। जिसमें से पहला है हमारा एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। दूसरा है हमारा एनसीएलएटी, नेशनल कंपनी लॉ एपीलिएट ट्रिब्यूनल। और तीसरा है हमारा स्पेशल कोर्ट्स। तो अब सवाल आता है कि ये बनाई क्यों गई। इंडिया के अंदर बहुत सारी कंपनीज हैं और उन सभी कंपनीज के ऊपर कंपनीज एक्ट लगता है, यानी वो सभी कंपनीज जो है कंपनी लॉ को फॉलो करती हैं। तो कई बार जो है कंपनी लॉ से रिलेटेड डिस्प्यूट अराइज हो जाता है, चाहे वो पार्टीज के बीच में हो जाए, फिर चाहे वो दो कंपनीज के बीच आपस में हो जाए, किसी के भी बीच कंफ्लिक्ट हो सकता है, कोई डिस्प्यूट हो सकता है। अब डिस्प्यूट होगा तो डिस्प्यूट कोर्ट में भी जाएगा। तो हमारे इंडिया के कोर्ट्स में वैसे ही ऑलरेडी बहुत सारे केसेस पेंडिंग चल रहे हैं। तो जो केसेस चल रहे हैं उनको रिजॉल्व होने में तो सालों लग जाते हैं। तो अगर हम अपने कंपनी से रिलेटेड इशू और कोर्ट में लेके चले गए तो उनको सॉल्व करने में भी कितने साल लग जाएंगे। तो यहाँ पर एक फास्ट ट्रायल कोर्ट की तरह जो है 3 बॉडीज बना दी कि ये तीनों बॉडीज जो है कोर्ट की तरह ही काम करेंगी। अगर कंपनी से रिलेटेड कोई इशू आता है, कोई कंफ्लिक्ट आता है, कोई डिस्प्यूट आता है, तो पार्टीज जो है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में ना जाते हुए सबसे पहले इस एनसीएलटी के पास जाएंगी और जाके अपने केस को रखेंगी। अगर एनसीएलटी में केस रिजॉल्व नहीं होता तो उसके बाद ये केस जाएगा एनसीएलएटी के पास। अगर वहां पर भी रिजॉल्व नहीं होता फिर स्पेशल कोर्ट्स में जा सकता है या फिर जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। अब अगर मैं बात करूं, यहाँ पर हमें इस चैप्टर के अंदर इन्हीं बॉडीज के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग ऑफ एनसीएलटी, दूसरा हम देखेंगे मीनिंग ऑफ एनसीएलएटी, फिर हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनसीएलटी। आखिर एनसीएलटी कब बना, एनसीएलएटी कब बना, तो मैं बता दूं आपको, एनसीएलटी और एनसीएलएटी जो है हमारा 1 जून 2016 में बना था। एनसीएलटी बना था हमारा कंपनीज एक्ट के सेक्शन 408 से और एनसीएलएटी बना था हमारा कंपनीज एक्ट के सेक्शन 410 से। उसके बाद हम देखेंगे सिलेक्शन ऑफ मेंबर्स। एनसीएलटी और एनसीएलएटी के अंदर मेंबर्स का सिलेक्शन किस तरीके से होता है, कौन कौन से लोग इसके अंदर शामिल होते हैं। तो उन मेंबर्स की क्वालिफिकेशन को लेकर हमारे पास सेक्शन है, सेक्शन नंबर 409, तो उसको भी हम देखेंगे। उसके बाद टर्म्स ऑफ ऑफिस, आखिर इनका सर्विस पीरियड कितने टाइम का होगा। फिर आएगा एडवांटेजेस ऑफ एनसीएलटी एंड एनसीएलएटी, कुछ पावर्स देखेंगे ऑफ एनसीएलटी और एनसीएलएटी की। फिर हम देखेंगे स्पेशल कोर्ट्स एंड कंपनी लॉ बोर्ड। सीएलबी का भी हमारा कॉन्सेप्ट होता है, तो सीएलबी क्या होता है उसको भी हम देखेंगे यहाँ पर।
तो ये हमारा सेकंड चैप्टर होगा जिसके अंदर हम कंपनी लॉ के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देखेंगे। फिर आएगा हमारा चैप्टर नंबर 3 जो कि है हमारा टाइप्स ऑफ कंपनीज का। यहाँ पर हम देखेंगे कि आखिर कितने तरीके की कंपनी होती है, कौन कौन से बेसिस पे हम कंपनी का डिवीजन कर सकते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हमें 2 बेसिस बताए गए जिस बेसिस पर हम कंपनी को डिवाइड करेंगे। सबसे पहला है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, दूसरा होगा हमारा ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर। तो इनकॉर्पोरेशन हो गया यानी कंपनी का फॉर्मेशन। अभी फॉर्मेशन और इनकॉर्पोरेशन के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए मैंने आपको बता दिया कि आप फॉर्मेशन और इनकॉर्पोरेशन को एक ही मान लो। जब कंपनी बनती है तो उसके बेसिस पे कंपनी का डिवीजन होता है 3 तरीके से। पहला है हमारा चार्टर्ड कंपनी, दूसरा है हमारा रजिस्टर्ड कंपनी, इसके अंदर भी आगे फर्दर 3 डिवीजन होते हैं, लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी। तीसरा होगा हमारा स्टैट्यूटरी कंपनी। तो ये 3 कंपनीज का डिवीजन हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ इनकॉर्पोरेशन। उसके बाद हम कंपनीज को डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स, कितने नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं उसके बेसिस पे हम कंपनीज को डिवाइड करेंगे। पहला होगा हमारा पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी के अंदर मिनिमम 7 मेंबर्स चाहिए होते हैं। दूसरा होगा प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी के अंदर मिनिमम 2 मेंबर्स चाहिए होते हैं। तीसरा होगा हमारा स्मॉल कंपनी और चौथा होगा हमारा 1 पर्सन कंपनी। उसके बाद हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी। फिर होगा हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक डिफरेंस बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप। तो इन 4 पॉइंट्स को हम देखेंगे हमारे 3rd चैप्टर के अंदर। उसके बाद आएगा हमारा चैप्टर नंबर 4 जिसके अंदर हमें दोबारा टाइप्स ऑफ कंपनीज को पढ़ना है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल के बेसिस पे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंपनीज को। तो कंट्रोल के बेसिस पे अगर हम कंपनीज को डिवाइड करें तो हमारी 3 कैटेगरी बनती हैं। एक होती है हमारी होल्डिंग कंपनी, दूसरी होती है हमारी सब्सिडरी कंपनी और तीसरी होती है हमारी एसोसिएट कंपनी। उसके बाद कुछ अदर कंपनीज भी होती हैं जिसके अंदर हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट कंपनीज के बारे में, फॉरेन कंपनी के बारे में, डोरमेंट कंपनीज के बारे में, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज के बारे में जिसको हम सेक्शन 8 कंपनीज भी बोलते हैं। फिर हमारे कुछ इलीगल एसोसिएशन भी होते हैं, उसको भी हम देखेंगे। इसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा। तो फर्स्ट यूनिट के अंदर हमने ऊपर देखा था टोटल 4 चैप्टर्स दे रखे थे। फिर आएगा हमारा यूनिट सेकंड जिसके अंदर हमें 3 चैप्टर्स दे रखे हैं। पहला होगा हमारा फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, प्रमोटर्स एंड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। तो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी क्या होती है वो हम देखने वाले हैं, हमारे सेक्शन नंबर 3 के अंदर दिया गया है। उसके बाद इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी देखेंगे, सेक्शन नंबर 7 में दिया गया है। कंपनी आखिर कैसे बनती है, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कैसे होता है वो हम इस चैप्टर के अंदर देखने वाले हैं। कंपनी को किस तरीके से सीओआई मिलता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है। फिर हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। फिर आएगा हमारा प्रमोटर्स का टॉपिक जिसके अंदर हम प्रमोटर्स की डेफिनेशन को देखेंगे जो हमें सेक्शन 2 क्लॉज 69 में दी गई है। फिर हमारा प्रीलिमिनरी और प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से पहले करे गए होते हैं, यानी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो कंपनी बनने से पहले करे गए होते हैं, उन कॉन्ट्रैक्ट्स का कंपनी बनने के बाद क्या इफेक्ट होगा उसको हमें देखना है इस टॉपिक के अंदर। फिर आएगा हमारा लास्ट टॉपिक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, कंपनी का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने का प्रोसेस क्या होता है उसको हमें देखना है। तो ये हमारे टोटल 6 पॉइंट्स दे रखे हैं चैप्टर नंबर 1 के अंदर। उसके बाद आएगा हमारा चैप्टर नंबर 2 जो कि होगा हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का। कंपनी के अंदर 2 चीजें होती हैं, एक होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और दूसरा होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इसको हम एमओए बोलते हैं और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को हम एओए बोलते हैं। तो एमओए की बात करूं तो एमओए जो होता है वो कंपनी के आउटसाइडर से डील करता है। कंपनी के जितने आउटसाइडर्स होते हैं उनको अगर कंपनी के बारे में कुछ जानना है तो वो कंपनी के एमओए के अंदर देख सकते हैं। एमओए के अंदर कंपनी का नाम होता है, कंपनी का ऑब्जेक्ट होता है कि आखिर कंपनी किस ऑब्जेक्ट के लिए बनाई गई है, कंपनी क्या क्या काम करती है, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहां पर है, कंपनी के अंदर कितनी कैपिटल है, कितनी लायबिलिटी है, सब कुछ बता रखा होता है कंपनी के एमओए के अंदर। और अगर बात करूं कंपनी के एओए के बारे में यानी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में, तो ये होता है कंपनी के इंटरनल अफेयर्स के बारे में। यहाँ पर कंपनी के रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में बता रखा होता है। तो सबसे पहले मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वाले चैप्टर के अंदर हमें एमओए की डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद फॉर्म ऑफ एमओए देखेंगे, उसके बाद आता है हमारा अगला कंटेंट ऑफ मेमोरेंडम, क्या आखिर मेमोरेंडम के अंदर क्या क्या कंटेंट होता है। तो मैं आपको बता दूं मेमोरेंडम के अंदर कई सारे क्लॉजेस दे रखे होते हैं, नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, सब्सक्रिप्शन क्लॉज। तो कई सारे क्लॉजेस दे रखे होते हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। डॉक्ट्रिन का मतलब हो गया प्रिंसिपल, अल्ट्रा का मतलब होता है बियॉन्ड और वायरस का मतलब होता है पावर। कई बार जो है कंपनी अपनी पावर के बियॉन्ड चले जाती है। कंपनी के एमओए के अंदर लिखा हुआ है कि कंपनी इन ऑब्जेक्ट्स पे काम कर सकती है। नेक्स्ट है हमारा ऑल्टरेशन ऑफ एमओए। कई बार जो है कंपनी का एमओए ऑल्टर करा जाता है। कंपनी के एमओए के अंदर मैंने आपको बताया कंपनी का नाम होता है, कंपनी के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कंपनी का कैपिटल होती है, कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस होते हैं। तो कई बार इन सब में चेंजेस करने के लिए हम कंपनी के एमओए को ऑल्टर करते हैं। तो किस तरीके से ऑल्टरेशन होता है एमओए का वो भी हम देखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इसके अंदर हम पहले डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद कंटेंट ऑफ आर्टिकल्स देखेंगे, फिर देखेंगे फॉर्म्स ऑफ आर्टिकल्स। उसके बाद आएगा हमारा डिफरेंस बिटवीन मेमोरेंडम एंड आर्टिकल, एओए और एमओए में क्या डिफरेंस होता है, ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। जिस तरीके से मेमोरेंडम का ऑल्टरेशन होगा उसी तरीके से एओए का भी ऑल्टरेशन हो सकता है। फिर हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। तो टोटल हमारे 7 पॉइंट हो गए इस चैप्टर के अंदर। इसी के साथ हमारे सेकंड यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। फिर आएगी हमारी थर्ड यूनिट जिसके अंदर हमें 2 चैप्टर्स दिए गए। पहला है हमारा प्रोस्पेक्टस। अब ये प्रोस्पेक्टस क्या होता है,
कंपनी को जब पब्लिक में शेयर इशू करना होता है तो कंपनी जो है प्रोस्पेक्टस लेकर आती है। प्रोस्पेक्टस हो गया इनविटेशन टू पब्लिक, यानी पब्लिक को इनविटेशन दिया जा रहा है कि पब्लिक आए और हमारे शेयर खरीदे। प्रोस्पेक्टस एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर कंपनी की सारी डिटेल्स दे रखी होती हैं, कंपनी के पास कितनी एसेट है, कितनी लायबिलिटी है, कंपनी की प्रेजेंट कैपिटल कितनी है, फ्यूचर प्लान्स क्या है, कंपनी के प्रॉफिट कितने हैं, सब कुछ बता रखा होता है प्रोस्पेक्टस के अंदर, ताकि हर कोई उस प्रोस्पेक्टस को पढ़े और उसके हिसाब से कंपनी के शेयर्स को खरीदे। तो प्रोस्पेक्टस क्या होता है वो हम देखेंगे। डेफिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस, ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस लाने के पीछे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस कई तरीके के होते हैं, एवरेज प्रोस्पेक्टस, शेल्फ प्रोस्पेक्टस, डीम्ड प्रोस्पेक्टस, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। तो हमारे पास कई तरीके के प्रोस्पेक्टस होते हैं। फिर आएगा हमारा कंटेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस, कि आखिर प्रोस्पेक्टस के अंदर क्या क्या दिया होता है। फिर आएगा हमारा स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट रिगार्डिंग इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। नेक्स्ट आएगा हमारा मिस स्टेटमेंट इन अ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस के अंदर अगर कुछ मिस स्टेटमेंट हो जाए, कुछ गलत लिख दिया जाए प्रोस्पेक्टस के अंदर, और चाहे वो कंपनी ने जानबूझ के लिखा चाहे गलती से लिखा, लेकिन अगर प्रोस्पेक्टस के अंदर कुछ गलत पाया गया, कुछ मिसस्टेटेड पाया गया, तो फिर उस केस में कंपनी लॉ ने दो लायबिलिटीज बता रखी है। एक है हमारी सिविल लायबिलिटी, दूसरी है हमारी क्रिमिनल लायबिलिटी। तो कब सिविल लायबिलिटी लगती है, कब क्रिमिनल लायबिलिटी लगती है, वो भी हम देखेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा बुक बिल्डिंग। यहाँ पर जो प्रोस्पेक्टस इशू करा जाता है वो होता है हमारा रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस। तो ये भी एक बहुत डिटेल कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में भी हम जब पढ़ेंगे तब डिस्कशन करेंगे। फिर हमारा चैप्टर नंबर 2 शेयर्स, जिसके अंदर हम शेयर्स के डेफिनेशन को देखेंगे, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स देखेंगे। जब कंपनी के पास शेयर के लिए एप्लीकेशन आ जाती है उसके बाद कंपनी जो है शेयर का अलॉटमेंट करती है, तो अलॉटमेंट किस तरीके से होता है उसको देखा जाएगा। फॉरफीचर ऑफ शेयर, अलॉटमेंट होने के बाद कई बार जो है कॉल अनपेड रह जाती है, यानी कुछ पैसा अनपेड रह जाता है, तो उस केस में कंपनी शेयर को फॉरफीचर कर लेती है। तो फॉरफीचर ऑफ शेयर किस तरीके से होता है वो भी देखेंगे। फिर हम देखेंगे इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर, आखिर स्वेट इक्विटी शेयर होते क्या हैं और उनको कैसे इशू करा जाता है, किसको इशू करा जाता है। फिर आएगा हमारा एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। फिर हमारे कुछ बोनस इशू, राइट इशू, बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज। यहाँ पर बायबैक के केस में जो है कंपनी अपने ही खुद के शेयर्स को खरीद लेती है, तो किस तरीके से बायबैक करा जाता है उसको भी हम देखेंगे। फिर हमारा मेंबरशिप ऑफ कंपनी। जनरली कंपनी के शेयर होल्डर और कंपनी के मेंबर्स को एक ही बोल दिया जाता है, लेकिन मेंबर्स और शेयर होल्डर के बीच बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, तो वो डिफरेंस क्या होता है उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फिर आएगा हमारा मोड्स ऑफ एक्वायरिंग मेंबरशिप, हु मे बिकम ए मेंबर, आखिर कंपनी के अंदर कौन कौन लोग मेंबर बनने के लिए एलिजिबल होते हैं। नेक्स्ट होगा राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ अ मेंबर, क्या आखिर मेंबर्स की क्या क्या राइट्स होती हैं, क्या क्या लायबिलिटीज होती हैं। फिर आएगा हमारा ट्रांसफर ऑफ शेयर और ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। तो ट्रांसफर ऑफ शेयर का मतलब हो गया कि जब कोई पर्सन जिंदा है और जिंदा रहते हुए अगर वो अपना शेयर किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर देता है, सेल कर देता है, तो उसको हम कहते हैं ट्रांसफर ऑफ शेयर। और अगर किसी पर्सन के मरने के बाद जब शेयर का ट्रांसफर होता है उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को या लीगल हेयर्स को, तो उसको बोलते हैं हम ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। और फिर फाइनली होगा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक डीमैट सिस्टम। आपने डीमैट अकाउंट के बारे में सुना होगा कि डीमैट अकाउंट से जो है शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। तो डीमैट सिस्टम क्या होता है, डीमैट अकाउंट क्या होता है, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और फिर इसी के साथ हमारी यूनिट नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगी। 3rd यूनिट के अंदर हमें 2 चैप्टर दे रखे थे, उसी तरीके से हमें 4th यूनिट के अंदर भी 2 चैप्टर दे रखे हैं। पहला है कंपनी मैनेजमेंट, जहां पर बताया गया कि आखिर कंपनी को मैनेज कौन करेगा। देखो 2 लोग होते हैं, एक होता है कंपनी के ओनर, दूसरा होता है कंपनी का मैनेजमेंट। तो कंपनी के ओनर कौन होते हैं, कंपनी के शेयर होल्डर, जिन्होंने कंपनी में पैसा लगाया, तो वो कंपनी के ओनर कहलाएंगे। और क्या ओनर ही कंपनी को मैनेज भी करते हैं, तो कई बार करते भी हैं, लेकिन जनरली कंपनी का मैनेजमेंट अलग होता है। कंपनी के मैनेजमेंट के अंदर प्रोफेशनल्स होते हैं, वो लोग होते हैं जो हाईली क्वालिफाइड होते हैं, जो कंपनी को चलाना जानते हैं। तो कंपनी के मैनेजमेंट को हम बोलते हैं डायरेक्टर्स। आपने सुना होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो कंपनी के मैनेजमेंट को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहा जाता है। तो कंपनी के मैनेज करने वाले लोग अलग होते हैं और कंपनी के ओनर अलग होते हैं। कंपनी को मैनेज कौन करता है, कंपनी के डायरेक्टर्स। तो डायरेक्टर्स क्या होते हैं वो हम देखेंगे। लीगल पोजीशन ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर की लीगल पोजीशन क्या होती है। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, एक कंपनी के अंदर कितने मिनिमम मैक्सिमम डायरेक्टर्स होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे हम क्लासिफिकेशन अंडर द कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग डायरेक्टर्स को 2 तरीके से क्लासिफाई करा जा सकता है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। आपने सुना होगा फुल टाइम डायरेक्टर, तो वही हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं। दूसरा होते हैं हमारे पार्ट टाइम डायरेक्टर, जिसको हम नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कहते हैं। कुछ और भी क्लासिफिकेशन दे रखे हैं डायरेक्टर्स के, जैसे कि हमारा फर्स्ट डायरेक्टर हो गया, सब्सिक्वेंट डायरेक्टर हो गया, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो गया, ऑल्टरनेट डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर। तो कई तरीके से हम डायरेक्टर्स को क्लासिफाई करते हैं। फिर आएगा हमारा अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, आखिर डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट्स किस तरीके से होती है। डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, एक डायरेक्टर्स का आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, तो ये होता क्या है इसको भी हम देखेंगे। फिर आता है हमारा डिस्क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। फिर हम देखेंगे रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स को कब हटाया जाता है। फिर आएगा हमारा पावर्स ऑफ डायरेक्टर्स, ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर्स, और लास्ट होगा हमारा की मैनेजरियल पर्सोनल। फिर आएगा हमारा नेक्स्ट चैप्टर मीटिंग्स का। कंपनीज के अंदर कई सारी मीटिंग्स होती हैं, आपने नाम सुना होगा एजीएम, ईजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, क्लास मीटिंग। तो कई सारी मीटिंग्स होती है कंपनी के अंदर। तो जनरली कंपनीज के अंदर 3 लोग मीटिंग करवाते हैं, एक होता है डायरेक्टर, दूसरा होता है शेयर होल्डर और तीसरा होता है क्रेडिटर। शेयर होल्डर्स की मीटिंग भी 3 तरीके की होती है,
एक होती है एजीएम जिसको एनुअल जनरल मीटिंग कहा जाता है, दूसरा होता है ईजीएम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, और तीसरी होती है क्लास मीटिंग। और फिर आती है हमारी एक मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स, फिर हमारी एक बोर्ड मीटिंग होगी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है। एनुअल जनरल मीटिंग के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के बारे में डिटेल में बात करेंगे, क्लास मीटिंग के बारे में भी बात करेंगे। फिर है हमारा रिक्विजिट्स ऑफ अ वैलिड मीटिंग, फिर है हमारा वोटिंग एंड पोल, मीटिंग के अंदर वोटिंग करवाई जाती है, वोटिंग भी हमारी कई तरीके की होती है। और फिर कंपनीज के अंदर कुछ रिजोल्यूशन पास करवाए जाते हैं, उसको भी हम देखेंगे। स्पेशल रिजोल्यूशन होता है, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन होता है, उसको हम डिस्कस करेंगे। फिर आएगा हमारा पोस्टल बैलेट, ई वोटिंग, तो ये हो जाएगा हमारा चैप्टर नंबर 2 मीटिंग्स। उसके बाद देखेंगे हम अपनी लास्ट यूनिट नंबर 5, जिसके अंदर हमें 2 चैप्टर्स पढ़ने होंगे। पहला होगा हमारा डिविडेंड ऑडिट एंड ऑडिटर्स। तो डिविडेंड का मतलब क्या होता है आपको पता है, प्रॉफिट का वो हिस्सा जो शेयर होल्डर्स को बढ़ता है उसे कहते हैं हम डिविडेंड। ऑडिट की बात करूं तो कंपनी के अंदर अकाउंट्स को चेक करने की प्रोसेस को हम ऑडिट बोलते हैं, और जो पर्सन ऑडिट करता है उसको हम ऑडिटर बोलते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे डिविडेंड क्या होता है, प्रोविजंस देखेंगे रिलेटेड टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड। कई तरीके के डिविडेंड होते हैं, इंटरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड, अनपेड डिविडेंड, अनक्लेम डिविडेंड। उसके बाद देखेंगे ऑडिट एंड ऑडिटर्स, क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर्स, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर रोटेशन, रिमूवल ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर्स रिपोर्ट्स और पावर ऑफ ऑडिटर। नेक्स्ट और लास्ट चैप्टर होगा हमारा चैप्टर नंबर 2 वाइंडिंग अप। कंपनी जब बंद होती है तो कंपनी का वाइंडिंग अप का प्रोसेस होता है। तो कंपनी वाइंडिंग अप का मतलब क्या होता है वो हम देखेंगे। वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन में क्या फर्क होता है, आपने डिसोल्यूशन भी सुना होगा, वाइंडिंग अप भी सुना होगा। फिर हम देखेंगे मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप। अगला है हमारा सर्कमस्टेंसेस ऑफ वाइंडिंग अप बाय ट्रिब्यूनल। कौन कौन से ऐसे केसेस होते हैं जहां पर जो है कंपनी को बंद करा जाता है बाय ट्रिब्यूनल के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी अंडर जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड्स। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पर कंपनी को बंद करने का ऑर्डर दिया जाता है, जैसे कि कंपनी के अंदर बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, कंपनी जो है अपनी मैक्सिमम कैपिटल गवा चुकी है, या फिर कंपनी जो है फ्रॉड ऑब्जेक्ट के लिए बनाई गई है। तो कई सारे केसेस हो सकते हैं जहां पर जो है कंपनी को जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड्स पर बंद करने के लिए कहा जा सकता है। फिर आता है हमारा पिटीशन फॉर वाइंडिंग अप। फिर आएगा हमारा पावर ऑफ ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल के पास क्या क्या पावर्स होती हैं। फिर हम देखेंगे डायरेक्शन फॉर फाइलिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। उसके बाद आएगा हमारा लास्ट टॉपिक प्रोविजंस ऑफ वाइंडिंग अप अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोड 2016। तो हमारा ये यूनिट 5 भी कंप्लीट हो जाएगा। तो टोटल हमारे ये 5 यूनिट हो गए, जिसके अंदर हमें 13 चैप्टर्स दे रखे हैं। तो हम इन 13 चैप्टर्स को जब क्लासेस स्टार्ट करेंगे तो वहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया हमारा कंपनी लॉ का सिलेबस। तो बहुत जल्दी मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आने वाला हूँ जिसके अंदर हम कंपनी लॉ के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे, और बाकी हम जल्दी जो है हम कंपनी लॉ की क्लासेस को स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपका कोई डाउट हो सिलेबस से रिलेटेड या फिर कोई और सवाल आपको करना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी इस वीडियो के अंदर बस इतना ही बताना था। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक करके जाना, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। आप मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।